हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, और आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 22। इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया था उसमें हमने क्वेश्चन लिए थे होम मैनेजमेंट के। आज भी जो आपकी प्रैक्टिस सेट है इसमें भी हमने होम मैनेजमेंट के ही क्वेश्चन लिए हैं। कल की हमारी होम मैनेजमेंट की लास्ट क्लास होगी, तो आज की सीरीज में भी हमने 50 क्वेश्चन ही रखे हैं। आप लोग पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। कुछ अगर नया लगे तो नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही साथ काउंट करते रहिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लास्ट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी कहलाता है, क्या कहलाता था? क्या वो असुर विवाह कहलाता था? क्या वो पिशाच विवाह कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? हमें पता है कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? तो विवाह 8 प्रकार के होते थे। जो प्रथम 4 विवाह होते थे उन्हें हम अच्छे विवाह की श्रेणी में रखते थे, और जो लास्ट के 4 विवाह होते थे उनको हम निम्न निम्न श्रेणी में रखते थे। तो जो पहला इसमें विवाह आता था वो आता था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह के बाद आता था प्रजापत्य विवाह, आर्त विवाह, उसके बाद आता था दैव विवाह। ये 4 प्रकार के विवाह जो होते थे ये उच्च श्रेणी के होते थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या फिर पिशाच विवाह, तो ये चारों किसमें आते थे? निम्न श्रेणी में आते थे। अब निम्न श्रेणी के ये तीनों यहाँ पर दिए हैं। एक आपका जो गंधर्व विवाह था वो आपका नहीं है, तो ये चारों ही आपके निम्न श्रेणी के विवाह में आते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जो युद्ध के उपरांत जीत कर लाई जाती थी स्त्रियां, उनको क्या कहते थे? तो उनको हम कहते थे राक्षस विवाह। कौन सा विवाह होता है वो होता है आपका राक्षस विवाह कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि ये जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है। क्या ये निकिल और डॉर्सी ने दिया है, ग्रासियों कैंडल ने दिया है, वर्गीज ने दिया है, या फिर एलिजाबेथ ने दिया है? तो ये जो परिभाषा दिया गया है कार्य सरलीकरण की, क्या दिया गया है? कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये कथन था निकिल और डॉर्सी का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किन में सुधार को केंद्र में रखकर शुरू किया गया था? यानी कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये जो शुरू किया गया, ये इसने किसको केंद्र में रखा था? कक्षा को रखा था, अध्यापक को रखा था, शिक्षण सामग्री को रखा था, या फिर उपरोक्त सभी को? तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसमें सभी को समाहित किया गया, यानी कि कक्षा का आकार कैसा है, अध्यापक, शिक्षण सामग्री, इन सभी को केंद्र में रखकर इसका उपयोग किया गया, या इसको जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। जरा एक बार कमेंट करके बताइए ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये आया कब था? ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं। एर्गोनॉमिक्स के तत्व कौन से हैं? क्या कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां हैं? क्या शारीरिक माप
और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं हैं, या फिर मानव कारक और मानव क्षमता है, या उपरोक्त सभी। अगर हम एर्गोनॉमिक्स के तत्व की बात करें तो ये सारे के सारे आपके एर्गोनॉमिक्स के ही तत्व हैं। कौन कौन से? कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता, ये सारे के सारे आपके एर्गोनॉमिक्स के ही तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कईयों बार पूछा जा चुका है। बस थोड़ा थोड़ा सा इसके ऑप्शन में हेर फेर किया गया है, लेकिन बातें सेम कही जा रही हैं। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? कम कार्य करना, आसान कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का उपयोग करना, या फिर कार्य के अनुसार उपकरणों को उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। अगर हम कार्य सरलीकरण की बात करें तो ये जो कार्य सरलीकरण है, कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कि कार्य को सरल बनाना। बस सिंपल सा समझिए कि ये जो कार्य सरलीकरण है, इसका अर्थ होता है कि कार्य को सरल बनाना। यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है आपको कार्य को सरल बनाना? चौथे ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कार्य के अनुसार उपकरणों को उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जब आप कार्य सरलीकरण करते हैं या कार्य सरलीकरण की विधि को अपनाते हैं तो आप इनमें से क्या क्या बचत करते हैं? ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, आप बताइएगा। चाहे आप ये बताइए कि हम किस किस का इसमें से बचत करते हैं। हम क्या क्या व्यवस्थापन करते हैं? समय, श्रम यानी कि वही समय, शक्ति और धन। इन तीनों में से किन किन का बचत हम करते हैं कार्य सरलीकरण में? ये आपके लिए क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बस आपसे ऐसे ही पूछ लिया है, बाकी ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो ज़रा एक बार बताइएगा कि जब आप कार्य सरलीकरण करते हैं तो उसमें आप इनमें से किन किन चीज़ों का बचत करते हैं? और हमने दिया क्या है? समय, श्रम और धन, या फिर समय, शक्ति और धन की बचत यहाँ पर बताई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है निम्नलिखित में से सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? क्या कार्य सरलीकरण ये मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग है? अगला, निर्णय प्रक्रिया ये फॉलेट का सुझाव संबंधित है? बजट एंजिल लॉ से संबंधित है? या फिर ये सारे के सारे आपके संबंधित हैं या सही हैं जो भी दिया गया है? तो आपको पता है कि सबसे पहले ये जो कार्य सरलीकरण दिया गया, ये जो मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग है, किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है कार्य सरलीकरण से। इन्होंने कितने परिवर्तन के वर्ग दिए थे? तो इन्होंने 5 परिवर्तन के वर्ग दिए थे। इसी जो इन्होंने 5 परिवर्तन के वर्ग दिए थे, इसी को ग्रास और कैंडल ने छोटा करके 3 कर दिया था। ठीक, तो ग्रास और कैंडल ने कितने दिया था? 3 दिया था, और 3 बना दिया था, और मुंडेल ने दिया था 5 स्तन। अगर हम बात करें फॉलेट के सुझाव का, तो इनका संबंध है निर्णय प्रक्रिया से। अगला है जो एंजिल का नियम है, वो किससे संबंधित है? तो वो भी आपके बजट से ही संबंधित है। ये जो एंजिल थे, इनके नियम यानी कि इन्होंने तो दिया था उपभोग का नियम। ये उपभोग का नियम दिया कब था? जरा एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर। और जो इन्होंने नियम दिया था, जो इन्होंने उपभोग का नियम दिया था, उसमें दोष क्या था? दोष ये था, इनकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने अपने बजट में कहीं पर भी बचत की बात नहीं की थी। अगर व्यक्ति बचत नहीं कर रहा है तो क्या ये सही है? नहीं। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जो एंजिला है, एंजिल ने जो बात की है, बजट में कितने मदों पर बात की है?
जो एंजिल ने जो उपभोग का नियम दिया है, उपभोग के नियम में इन्होंने कितने मदों पर बात की है? तो इन्होंने 5 मदों पर बात की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि इन्होंने कितने मदों पर बात की थी। साथ ही साथ आपको उन 5 मदों का नाम भी ध्यान रखना है, अगर याद हो तो अभी कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। हर्जे वर्ग के उत्प्रेरण सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से उत्प्रेरक सूचीबद्ध नहीं है? यानी कि आपको पता है जो ये हर्जे वर्ग के उत्प्रेरण सिद्धांत थे, उनके उत्प्रेरक सूचियों में कौन सा शामिल नहीं था? क्या चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं था? क्या शारीरिक आवश्यकता नहीं थी? या नौकरी में विकास नहीं था? या फिर मान्यताएं नहीं थी? अगर हम बात करें हर्जे वर्ग के उत्प्रेरण सिद्धांत में, तो उनके उत्प्रेरण सिद्धांत में चुनौतीपूर्ण कार्य थे, नौकरी में विकास था, मान्यता थी, लेकिन शारीरिक आवश्यकता की बात नहीं थी। उनकी जो उत्प्रेरक सूची थी उसमें ये शारीरिक आवश्यकता कहीं पर भी नहीं था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है मानवीय संसाधन है। आपको बताना है कि इसमें से मानवीय संसाधन क्या है? कौशल, जल, धन या फिर स्थान। आपको पता है कि जो पारिवारिक संसाधन है, पारिवारिक संसाधन को हमने 2 भागों में बांटा है। एक होता है मानवीय संसाधन, एक होता है अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत हम उन चीज़ों को रखते हैं जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, चुरा नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये मानवीय संसाधन में आती हैं। अगर बात करें अमानवीय की, तो अमानवीय जो हमें दिखती हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम चुरा सकते हैं, वो अमानवीय संसाधन कहलाते हैं। मानवीय संसाधन मानव के अंदर में निहित होते हैं, लेकिन अमानवीय संसाधन को आप बाहर से ही देख सकते हैं। तो जल आप देख सकते हैं, धन आप देख सकते हैं, स्थान आप देख सकते हैं। तो ये 3 के तीनों ही क्या हो जाते हैं? 3 के तीनों ही अमानवीय संसाधन हो जाते हैं, जबकि जो कौशल होता है ये आपका होता है मानवीय संसाधन, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से अंतःवैयक्तिक मानव संसाधन है। आपको बताना है इसमें से अंतःवैयक्तिक मानव संसाधन कौन सा है? उद्यान है, विद्यालय है, जन परिवहन है, कौशल है, अभिवृत्ति है, ज्ञान है, वायु है, स्थान है, तापक्रम है, कार है, घर है, फर्नीचर है। आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। आपको ये अंतःवैयक्तिक से घबराना नहीं है, ठीक। वही अंतःवैयक्तिक यानी कि जो व्यक्ति के अंदर है, यानी कि वही मानवीय गुण। तो ये विद्यालय, जन परिवहन, क्या ये आपके अंदर होता है? नहीं। लेकिन ये जो कौशल है, जो ज्ञान है, अभिवृत्ति है, ये किसके अंदर होता है? मानव के अंदर होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु, स्थान, तापक्रम, कार, घर, फर्नीचर, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानवीय और अमानवीय के अंतर्गत आता है? यानी कि ऐसा कौन सा संसाधन है जिसको दोनों के अंतर्गत रखा जाता है? समय, क्षमता, कौशल, धन। अगर हम दोनों की बात कर रहे हैं तो ये समय, आपको पता है कि समय और ऊर्जा ऐसे संसाधन हैं जिनको मानवीय और अमानवीय दोनों में रखा गया है। ऊर्जा तो आपका अपवाद ही है। ये समय भी आपका जो है निखिल और डॉर्सी, ग्रास और कंडेल, इन दोनों ने ही, कि एक ने मानवीय माना है और एक अन्य अमानवीय माना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने आगे रखा है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसने मानवीय बोला है, किसने अमानवीय बोला है। आपको पता है ये जो क्षमता है, ये जो कौशल है, ये दोनों के दोनों मानव के अंदर ही निहित होते हैं।
धन ये पूर्ण रूप से अमानवीय होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। व्यक्तिगत संसाधन ये धन होता है। पारिवारिक संसाधन घर होता है। सामुदायिक संसाधन पुस्तकालय होता है। पर्यावरणीय संसाधन ऊर्जा होता है। अगर हम बात कर रहे हैं इन तीनों की, यानी कि ये जो व्यक्तिगत संसाधन है ये क्या होता है, तो व्यक्तिगत संसाधन जो होता है ये आपका सामुदायिक ये आपका धन होता है। ये जो धन है ये आपका धन है, ये व्यक्तिगत धन है। घर जो होता है ये पारिवारिक संसाधन होता है। पुस्तकालय जो है वो सामुदायिक संसाधन है, उसका हर कोई उपयोग कर सकता है, एक समुदाय के लोग उपयोग करते हैं, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। अगर हम बात कर रहे हैं ऊर्जा, तो ये जो ऊर्जा होती है ये पर्यावरणीय संसाधन होती है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का प्रकार नहीं है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानव संसाधन का प्रयोग नहीं है, या बोले तो मानवीय संसाधन नहीं है। बहुत सिंपल सा, ज्ञान है, दृष्टिकोण है, मिट्टी है, बुद्धि है। तो आपको पता है कि ये जो ज्ञान है ये मानव के अंदर निहित है। दृष्टिकोण ये भी मानव का एक दृष्टिकोण होता है। बुद्धि ये भी मानव के अंदर ही होती है। तो ये तीनों ही आपके क्या होते हैं, ये तीन के तीनों ही आपके मानवीय संसाधन होते हैं। जबकि ये जो मिट्टी होती है ये आपकी मानवीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपका अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। निखिल व डॉर्सी के अनुसार अमानवीय संसाधन है। आपको बताना है कि निखिल और डॉर्सी के अनुसार अमानवीय संसाधन है क्या। समय, शक्ति, भावनाएं, योग्यताएं। तो आपको पता है कि ये योग्यता, भावना, शक्ति ये तीनों तो मानवीय हैं ही हैं। ये जो समय है इसी में हमें दिक्कत थी, एक ने कहा मानवीय है, एक ने कहा अमानवीय है। तो अगर समय यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर ये निखिल और डॉर्सी के अनुसार पूछा है तो समय आपका अमानवीय है। अगर हम ग्रास और कैंडल के अनुसार देखते तो जो हमारा शक्ति है और समय है, समय हमारा मानवीय संसाधन होता। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि किसने माना था मानवीय और किसने माना था अमानवीय। निखिल और डॉर्सी के अनुसार जो समय है वो आपका अमानवीय संसाधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक स्ट्रेट लाइन किचन, एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं। एक दीवार के, दो दीवार के, तीन दीवार के, चार दीवार के। ये क्वेश्चन आपके हैं किसके, तो ये क्वेश्चन आपके हैं किचन से रिलेटेड। आपको बताना है जब एक स्ट्रेट लाइन यानी कि जो एक सीधी लाइन वाली किचन होती है उसमें जो सामान होते हैं हम कहाँ रखते हैं, तो वो सारे के सारे जो सामान होते हैं वो हमारे एक दीवार पर रखे जाते हैं। अगर दो दीवार हो जाएगा तब तो यल हो जाएगा, अगर तीन दीवार हो जाएगा तो यू हो जाएगा, और चार दीवार जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका, एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण को दर्शाता है। कार्य त्रिकोण ये आप इसमें ये तीनों कोने किसको दर्शाते हैं। क्या ये रेफ्रिजरेटर, मिक्सर और रेंज है। क्या ये रेंज, स्टोरेज और मिक्सर है। रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस है, या फिर मिक्सर, स्टोरेज और सिंक है। तो ये जो रसोई में कार्य त्रिकोण होता है ये चीज त्रिभुज वाला, ये आपका रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस के बीच का ये के बीच के संचरण को ये दर्शाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भवन में स्टील बीम या फिर गार्डर डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? क्या वो प्लास्टरिंग कहलाती है? क्या वो रेट्रोफिटिंग कहलाती है? क्या वो पॉइंटिंग कहलाती है? या फिर वो बाउंडिंग कहलाती है? अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भवन में जो स्टील बीम या फिर जो गार्डर डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपकी कहलाती है रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, दक्ष प्रचलन क्रिया के लिए रसोई की कार्य सतह की अनुशंसा ऊंचाई है। ये जो हमारी दक्ष प्रचलन कार्य क्रिया है इसके लिए रसोई की कार्य सतह की जो अनुशंसित ऊंचाई है कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए वो है कितनी, 4 इंच कोहनी से नीचे होनी चाहिए। ये आप थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकली सोच कर देखिएगा कि ये क्या कह रहा है। 4 इंच कोहनी से नीचे होनी चाहिए, 5 इंच कोहनी के स्तर से ऊंचा होना चाहिए, 3 इंच कोहनी स्तर से नीचा होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं दक्ष प्रचलन क्रिया के लिए रसोई की जो कार्य सतह है उसकी कितनी अनुशंसा की गई है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये एक प्रकार से एक फैक्ट है, क्या है कि 3 इंच कोहनी स्तर से नीचे होना चाहिए। ठीक, जो अनुशंसित ऊंचाई है कितनी है, तो वो 3 इंच कोहनी स्तर से नीची होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, दो काउंटर रसोई घर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? दो काउंटर रसोई घर हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? लेमन रसोई घर, इंडिविजुअल रसोई घर, ब्रोकन रसोई घर, या फिर इसे ही आप पुलमैन रसोई घर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं दो काउंटर वाले जो रसोई घर है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसे आप जानते हैं पुलमैन रसोई घर। आपने जब किचन पढ़ा था तो वहां पर आपने 2 दीवार वाली रसोई की भी बात की थी, एक इधर था एक इधर था, और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कम से कम 8 फीट की होनी चाहिए, ये आपने देखा था। ठीक, तो जो 2 काउंटर वाली रसोई घर है उसे आप पुलमैन रसोई घर के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला और चलन अनुचरण धातु कौन सा है? आपको बताना है कि जो घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला अनुचरण धातु कौन सा है? क्या वो एल्युमिनियम है, क्या वो लोहा है, क्या वो स्टेनलेस या फिर जंग विरोधी स्टील है, या फिर तांबा है? तो अगर हम बात करें कि जो ये घरेलू उपकरणों के लिए आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा, सबसे चलने वाला अनुचरण धातु वो है आपका स्टेनलेस स्टील। क्या है वो है आपका स्टेनलेस स्टील या फिर जंग विरोधी स्टील है वो आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बताना है इनमें से सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ आपको कुकिंग मेथड दिया गया है, दूसरी तरफ आपको टेम्परेचर दिया गया है, और ये आपने न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ा था। हालांकि हम इसी में भी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जो तल कर पकाना है क्या वो 60 डिग्री पर होता है? क्या प्रेशर कुकिंग में जो पकाया जाता है उसका टेम्परेचर 250 डिग्री है? सेक के पकाने का जो टेम्परेचर है 180 से 220 है? या फिर ग्रिल में पकाना कितना है, 110 से 240 डिग्री सेल्सियस है? तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ उबल रही है, आप उसे तल रहे हैं, तो वो
उसका टेम्परेचर 60 डिग्री कैसे हो सकता है? हमारा क्या है, आप ज़रा ये बताइएगा कि जो तल कर हम पका रहे हैं इसमें टेम्परेचर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही है, 60 डिग्री आपका ये नहीं होता है। टेम्परेचर उबल रहा है कोई चीज़ तो उसका टेम्परेचर 60 डिग्री कैसे होगा? अगला है प्रेशर कुकिंग में, तो इसमें 250 होता है। सेंक कर 180 से 220 होता है और ग्रिल में पकाने के लिए 110 से 240 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर। आपने कुकिंग मेथड पढ़ा था तो वहाँ पर आपके लिए जो नाम दिए गए थे वो भी इम्पोर्टेंट थे और ये जो आपका दिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये आपके नेट के क्वेश्चन हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत बहादुर हैं मुझे पता है और बहुत समझदार भी हैं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को करते हैं और सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ठीक। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, आजकल रेफ्रिजरेटर में निम्न अवरोधी पदार्थ लगाया जाता है। ये जो आजकल रेफ्रिजरेटर आ रहा है इसमें निम्न अवरोधी पदार्थ क्या लगाया जाता है? क्या ये फाइबर ग्लास लगाया जाता है, माइका लगाया जाता है, एस्बेस्टस शीट लगाई जाती है या फिर पॉलीयूरेथीन फोम लगाया जाता है? अगर हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में निम्न अवरोधक पदार्थ जो है तो वो होता है आपका पॉलीयूरेथीन फोम होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा रसोई घर का प्रकार नहीं है? आपको बताना है कि आपने इनमें से कौन सा रसोई घर नहीं पढ़ा है। क्या वी आकार का नहीं होता है, यू आकार का नहीं होता है, आमने सामने के आकार का नहीं होता है या फिर यल आकार की रसोई घर नहीं होती है? तो जब आपने रसोई घर पढ़ा था तो वहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 से 6 प्रकार के आपने रसोई घर पढ़े थे। तो उसी में आपने देखा था यू आकार का रसोई घर देखा था, आमने-सामने वाला रसोई घर देखा था, यल आकार का भी इसी को हम खंडित रसोई घर भी कह रहे थे, लेकिन हमने कोई वी आकार का रसोई घर नहीं पढ़ा था। क्या आपने कोई वी आकार का किचन बनाया था? नहीं, तो हमने वी आकार के किचन को नहीं पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है वैक्यूम क्लीनर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये जो वैक्यूम क्लीनर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या चूसड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है, वाष्पीकरण पर ठंडक उत्पादित करता है, कोशिका प्रभावित होती है या फिर दबाव प्रभाव होता है? अगर हम बात कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनर की तो ये आपका चूसड़ प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये किस पर कार्य करता है? तो ये चूसड़ सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कटलरी के अंतर्गत आता है। कटलरी का मतलब समझ रहे हैं? ऑप्शन देखते हैं तो समझ में आएगा। चम्मच, छिलनी, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, छिलनी, कांटे, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, कांटे, चम्मच। कटलरी का मतलब होता है जिससे आप किसी चीज को काटते हैं। तो क्या आप चम्मच से काटते हैं? हाँ काटते हैं, लेकिन छिलनी और कद्दूकस से तो नहीं काटते हैं। चम्मच से काटते हैं, चाकू से काटते हैं, लेकिन छिलनी से नहीं काटते हैं। कांटे से काटते हैं, वो आपने कांटा वाला चम्मच तो देखा ही होगा, वही यहाँ पर है। कांटे से काटते हैं, कद्दूकस से नहीं। कांटे से काटते हैं, चाकू से काटते हैं, चम्मच से काटते हैं। तो हाँ, हम इन तीनों से ही काटते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा चाकू, कांटे, चम्मच जो होते हैं ये तीन को तीनों ही आपके आते हैं, कटलरी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, खिड़की के सबसे निचले हिस्से को कहते हैं। खिड़की के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? क्या उसे स्टाइल कहते हैं, क्या उसे हॉल कहते हैं, क्या उसे सिल कहते हैं या फिर उसे पैनल कहते हैं? तो जो खिड़की का निचला हिस्सा होता है, जैसे
ये आपका खिड़की तो यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सीढ़ी से भी पूछा गया है, दरवाजे से भी पूछा गया है, छत से भी पूछा गया है, खिड़की से भी पूछा गया है। तो ये सारे के सारे जो हमारे दरवाजे खिड़की होते हैं, ये एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के नहीं होते, ये कई प्रकार के होते हैं। तो इनके जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनके नाम भी होते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि जो खिड़की का निचला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आज आप लोग एक काम कीजिएगा, आज आप अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद जाइएगा गूगल बाबा के पास, उनसे पूछिएगा टाइप ऑफ विंडो, टाइप ऑफ डोर, टाइप ऑफ रूफ, ये तीनों आप एक बार वहाँ पर देखिएगा, पढ़िएगा, कुछ समझ में आएगा ज़रूर। तो एक बार मेरे कहने से आप जाएंगे गूगल बाबा के पास और उनसे बोलेंगे, क्या डोर के बारे में पूछेंगे, आप उनसे विंडो के बारे में पूछेंगे, साथ ही साथ आप उनसे रूफ के बारे में भी पूछेंगे। ठीक, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति की बचत करता है? क्या आपका प्रेशर कुकर करता है, टेलीफोन करता है, टेलीविजन करता है या फिर रेंज करता है? अगर हम बात कर रहे हैं समय और शक्ति बचाने का, तो वो करता है आपका प्रेशर। प्रेशर कुकर समय और शक्ति को बचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जब किसी भवन को घर बनाने के लिए निर्णय किया जाता है तो बाह्य संरचना के पूर्ण हो जाने से ही यह आवश्यक नहीं कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। क्या कह रहा है कि जब किसी भवन को बनाने के लिए निर्माण किया जाता है, तो जब उसकी बाह्य संरचना जो होती है वो पूर्ण हो जाता है, तो ये आवश्यक नहीं होता है कि घर का उद्देश्य पूरा हो गया है। भवन में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं उसे घर बनाती हैं? पहले तो उसका एक ढांचा बन गया, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो उसे घर बनाती हैं। क्या वो जल पूर्ति का साधन है, नमी है, क्षैतिज परिचालन है या फिर उपरोक्त सभी? अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर घर बनने के बाद जो सुविधाएं होनी चाहिए हमारी, तो वो तीन के तीनों होनी चाहिए, जो क्या बनाती हैं, जो उस भवन को घर बनाने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसी में उपयोग की जाती है क्या? दीवारों पर खड़ी लाइनें, क्षैतिज के समानांतर धारियां, प्रमाणी रंग या फिर लंबे पर्दे? अगर आपको अपने कमरे की जो लंबाई है उसको बढ़ी हुई दिखानी है, हालांकि बढ़ थोड़ी ना जाएगी, लेकिन अब उसे हमें बड़े होने का प्रभाव डालना है उस पर, तो क्या करेंगे? तो हम दीवारों पर खड़ी लाइनों का प्रयोग करेंगे। इससे जो हमारे दीवार की लंबाई होगी, यानी कि जो हमारे दीवार की ऊंचाई होगी, सॉरी यहाँ पर दीवार की ऊंचाई की बात हो रही है, तो जो दीवार की ऊंचाई होगी वो आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, सैंड पेपर, कॉटन और फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं? यानी कि जो ये सैंड पेपर है, जो कॉटन है, जो फैब्रिक कला है, ये फैब्रिक है, ये कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं? क्या इससे उसके टेक्सचर में, उसके पोत में परिवर्तन आता है, लाइन में परिवर्तन आएगा, आकार में आएगा या फिर उसके रंग में आएगा, कला में आएगा? अगर हम बात कर रहे हैं सैंड पेपर, कॉटन, फैब्रिक, तो इससे उसके किसी लाइन पर थोड़ी ना प्रभाव पड़ेगा, उसके आकार में थोड़ी ना प्रभाव पड़ेगा, रंग में थोड़ी ना प्रभाव पड़ेगा। इससे उसके टेक्सचर में जो बदलाव आया है वो आपको पता चलेगा। टेक्सचर क्या होता है? जैसे जब आप किसी वस्तु को छूते हैं, तो छूने पर जो उसका खुरदुरापन है, जो उसका चिकनापन है, जो उसकी सॉफ्टनेस है, ये सारी चीज़ें जो छूने के बाद आपको पता चलती हैं, वही आपका टेक्सचर कहलाता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। इनमें से कौन सा वस्त्र अलंकार का सिद्धांत नहीं है? वस्त्र अलंकार यानी कि वस्त्रों को सजाने का क्या संतुलन है, प्रकाश है, समानता है, रिदम है? अगर हम बात कर रहे हैं वस्त्र के अलंकरण करने का सिद्धांत यानी कि वस्त्रों को सजाने का सिद्धांत, तो संतुलन देकर सजाते हैं, समानता से हम उसे सजाते हैं। रिदम, रिदम का मतलब समझ रहे हैं? रिदम एक प्रकार से ये जो लय होता है, रिदम का मतलब क्या होता है? लय होता है। ये आपने सिद्धांत में पढ़ा था। लेकिन ये जो प्रकाश होता है, क्या ये सिद्धांत में आता है? यहाँ पर वस्त्र अलंकार यानी कि जो आपने डिजाइन के सिद्धांत पढ़े हैं, जो डिजाइन का सिद्धांत पढ़ा है, इसमें से क्या नहीं है? अगर बिल्कुल सिंपल से शब्दों में अगर बोला जाए तो निम्नलिखित में से डिजाइन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? संतुलन है, समानता है, रिदम है यानी कि लय है, लेकिन प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश आपने कला के तत्व में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। कह रहा है कि यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। क्या? कढ़ाई कैंची किया जाता है, कतरने किया जाता है, हल्के कतरन करते हैं या फिर अत्यधिक कतरन करते हैं? तो आपको बताना है, जब आप सजावट करते हैं तो क्या उसमें आप बहुत ज़्यादा कतरन का प्रयोग कर लेते हैं? नहीं, हम उसमें कतरन तो प्रयोग करते हैं, लेकिन हल्के कतरन का प्रयोग हम उसमें करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32 है। इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है? पहली बात तो ये जो दिए गए हैं आपको आकार, रेखा, रंग, ये सारी चीजें कला के तत्वों में आती हैं। आपको बताना है कि किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रंगों और जो आकार है उसमें हम उसको दोहरा सकते हैं। क्या महत्व, फोकस बिंदु, बैलेंस या फिर पैटर्न? अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कला के किस तत्व के द्वारा हम आकार, रेखा और रंगों को दोहरा सकते हैं, तो वो है बैलेंस। आप बैलेंस करके इसके आकार, इसके रेखा, इसके रंगों को दोहरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। किसी भी डिजाइन के सभी भागों में व संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या संतुलन कहते हैं, क्या लय कहते हैं, अनुपात कहते हैं या फिर उसको हम बल कहते हैं? ये जो संतुलन, लय, अनुपात, बल, ये क्या है? ये कला के सिद्धांत हैं या फिर ये डिजाइन के सिद्धांत होते हैं। डिजाइन के सिद्धांत कितने हैं? 5 हैं। और कला के यानी कि जो कला के तत्व हैं वो कितने हैं? 7 हैं। ये साधारण से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो जो कला के सिद्धांत हैं उसमें ये आपका संतुलन, लय, अनुपात और क्या आता है? बल आता है। 5वां क्या है वो आप बताइए। ठीक। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुपात। अनुपात से किसी भी डिजाइन के सभी भागों और संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को हम अनुपात कहते हैं। यानी कि किसी भी डिजाइन के सभी भागों और संपूर्ण वस्तु के आपसी जो तालमेल है उसको हम अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। कंधे के दोष को फ्रिल से दूर किया जा सकता है। 2 पंक्तियों में समानांतर बटन्स चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न करती हैं। बेल्ट्स का इस्तेमाल लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करते हैं या फिर उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा गलत है। तो जरा एक बार हम देख लेते हैं सही कौन सा है। कंधे के दोष को फ्रिल से दूर किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। 2 पंक्तियों में समानांतर बटन्स चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, आपको पता है जो समानांतर बटन्स लगते हैं, पट्टी जो लगती है, ये आपको चौड़ाई का भ्रम देते हैं। सही है। बेल्ट्स का इस्तेमाल लंबाई में वृद्धि के लिए होता है।
पहली बात तो आपकी यही गलत हो जाती है। बेल्ट्स कभी भी बेल्ट्स इसी प्रकार से लगते हैं, तो ये कभी भी आपको चौड़ाई को ये कभी भी आपके लंबाई में वृद्धि नहीं करेंगे, ये आपके चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। चौड़ाई में कमी का भ्रम नहीं, चौड़ाई के वृद्धि में भ्रम करते हैं, लंबाई के कमी में ये भ्रम पैदा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो थर्ड वाला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। कह रहा है प्राचीन पिरामिड उदाहरण है। जो प्राचीन पिरामिड है किसका उदाहरण है? क्या ये संरचनागत डिजाइन का उदाहरण है? क्या ये अलंकारिक डिजाइन का उदाहरण है? क्या ये टेक्सचर डिजाइन का उदाहरण है या फिर ये रुचिकर डिजाइन का उदाहरण है? अगर हम बात कर रहे हैं प्राचीन पिरामिड की, तो ये जो प्राचीन पिरामिड है ये संरचनागत डिजाइन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। डॉट 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 डिजाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिजाइन के सिद्धांत दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा डिजाइन का सिद्धांत है जिसे हम संबंधों के नियम के नाम से जानते हैं। क्या वो अनुपात है, क्या वो संतुलन है, अनुरूपता है या फिर वो दबाव है? अगर हम बात करें संतुलन, तो जो ये संतुलन है, संतुलन डिजाइन के सिद्धांत को हम तत्वों के संबंधों का नियम के नाम से जानते हैं। किस नियम से जानते हैं? तो इसे हम संबंधों के नियम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। किस प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है? इनमें से कौन सी बुनाई है जिसमें ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है? क्या वो डॉबी है, क्या वो जेकार्ड है, बास्केट है या फिर वो ट्विल बुनाई है? तो जो ये डॉबी बुनाई होता है, इसमें ज्यामितीय डिजाइन बनते हैं। ये क्या है? कुछ इस तरह का डिजाइन बनता है जिसे हम चिड़िया की आंख के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। एक सादा पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हुई हो उसे कहते हैं रचनात्मक नमूना, सजावटी नमूना, सजावटी नमूना। यहाँ पर आप एक बनावटी कर लीजिएगा। सजावटी नमूना, बनावटी नमूना, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सादे पोशाक की, तो एक सादा पोशाक जिसमें कोई भी बाहरी अलंकरण नहीं किया होता है, कोई भी बाहरी साज सजावट नहीं की होती है, उसे हम रचनात्मक नमूना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। परिधान में संरचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जाता है। संरचनात्मक हो या फिर रचनात्मक हो, तो जो परिधान है, परिधान में संरचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जाता है कसीदा द्वारा, लेस द्वारा, कॉलर द्वारा, सितारे द्वारा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने क्या लाकर टेक्सटाइल के क्वेश्चन ले आए हैं, हम तो होम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो आपके डिजाइन है, डिजाइन के सिद्धांत हैं, कला के सिद्धांत हैं, रंगों हैं, इन सब से रिलेटेड होने की वजह से इन क्वेश्चनों को यहाँ पर समाहित किया गया है। हम बात कर रहे थे कि जो परिधान में संरचना उत्पन्न की जाती है, संरचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जाता है। कसीदा तो आपके ये सजावटी में आता है, सजावटी डिजाइन के लिए है। लेस के द्वारा भी हम सजावट करते हैं, सितारे के द्वारा भी हम सजावट ही करते हैं। लेकिन ये जो कॉलर होता है, कॉलर के द्वारा आप परिधान में संरचनात्मक डिजाइन को उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। खाके के सिद्धांत में यह सम्मिलित नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये खाका क्या है? तो खाका का मतलब वही डिजाइन होता है। खाका का सिद्धांत यानी कि डिजाइन में कौन सम्मिलित नहीं है? रंग नहीं है, प्रसारण नहीं है, लय नहीं है, संतुलन नहीं है। तो
खाके के जो डिज़ाइन यानी कि जो डिज़ाइन के सिद्धांत हैं, आपको पता है ये तत्व है, ये भी तत्व है, ये क्या है? ये आपका सिद्धांत ये जो आपका रंग है, ये रंग क्या होता है? ये आपका रंग जो है ये तत्व में आता है, कला के तत्व में रंग आता है, तो ये आपके सिद्धांत में कहाँ से आ जाएगा? यही आपका सबसे अलग है। वैसे भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप थोड़ा-सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालिएगा और जाके ऑप्शन को एक बार पढ़िएगा। बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि 3 किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, एक जो है वो आपसे अलग है और जो अलग होगा वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर होते हैं उन्हें कहते हैं। आपने प्रांग रंग चक्र पढ़ा था, उसमें आपको बताना है जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुपूरक कहते हैं, अनुरूप कहते हैं, चतुष्क कहते हैं या फिर त्रिक कहते हैं। तो जो त्रिकोण होता है, बेसिकली हम उसको त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं, जो 3 समान दूरी पर होते हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका त्रिक सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम त्रिक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। रंग का नाम कहलाता है, ह्यू कहलाता है, तीव्रता कहलाता है, मूल्य कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आपने रंग पढ़ा था, रंग वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया था कि जो रंग होता है, रंग में 3 चीज़ें आपने देखी थी। एक था ह्यू, एक था तीव्रता, एक था मूल्य। तो यहाँ पर रंग का नाम पूछा जा रहा है, तो जो ये ह्यू होता है, यानी कि जो ये ह्यू है, जिसे हम वर्ड कहते हैं, ये क्या होता है? ये रंग का नाम होता है, जैसे काला, पीला, नीला जो भी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग कौन सा है? काला है, लाल है, नीला है, पीला है। तो ध्यान रखिएगा हमारे पास 2 तटस्थ रंग हैं। कौन? एक काला है और एक आपका सफेद है। ठीक? तो यहाँ पर आपका जो तटस्थ रंग है क्या है? वो काला है। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। परांग, यहाँ पर परग नहीं है, परांग है। परांग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराता है? सबसे पहले ये परांग रंग क्या है? तो एक रंगीय योजना किसने विकसित की थी? परांग ने एक रंगीय योजना विकसित की थी। उसी एक रंगीय योजना को ही हम परांग रंग के नाम से जानते हैं। तो जो एक रंगीय रंग योजना है, यहाँ पर इतना आपको समझ लेना है कि जो परांग रंग है वही आपका एक रंगीय रंग योजना है। इसी को आप परांग रंग कह रहे हैं। तो जो परांग रंग है वो कैसा अनुभव कराएगा? विशेष अनुभव कराएगा, बड़ा अनुभव कराएगा, छोटा अनुभव कराएगा, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। अगर आप कमरे में एक रंगीय रंग योजना को अपनाते हैं, तो इससे वो कमरा आपका बड़ा दिखेगा। जैसे अगर यहाँ तो हमने बात की कमरे की, अगर हम किसी व्यक्ति को ले लेते हैं, कोई व्यक्ति या कोई अगर लड़की ही है, उसकी लंबाई कम है, अगर वो जैसे उसकी कुर्ती अलग रंग की है, सलवार अलग रंग का है, दुपट्टा अलग रंग का है, तो उसकी लंबाई कम प्रतीत होगी। लेकिन वहीं अगर वो लड़की एक ही कलर के दुपट्टे, कुर्ती और सलवार, इन तीनों को एक ही कलर का धारण करती है, तो उसकी लंबाई बढ़ते हुए प्रतीत होगी। और उसने क्या किया है? उसने एक रंगीय योजना को अपनाया है या फिर उसने पराग रंग को अपनाया है, तो उसकी लंबाई कैसे दिखेगी? बढ़ी हुई दिखेगी। उसी तरह से जब कमरे में आप एक रंगीय रंग योजना अपनाते हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है? कैसा प्रतीत होता है? वो कमरा आपको बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। किसी भी मूल रंग में सफेद रंग मिलाने को कहते हैं। आपने क्या पढ़ा था? आपने जब रंग पढ़ा था तो आपने वहाँ पर शेड टिंट का नाम सुना था।
सेड टिंट ह्यू। ह्यू तो वैसे भी आपको पता है कि क्या है, ये रंग का नाम है, तो हम इसे जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। बचा आपका शैडो और टिंट। तो अगर शैडो की बात करें, हालांकि हमने इन दोनों से क्वेश्चन लिया है तो हम इसी को देख लेते हैं। अगर आप किसी मूल रंग में सफेद रंग मिलाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है टिंट। यानी कि जैसे जैसे आप सफेद रंग की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे वो रंग आपका टिंट कहलाता है। अगर आप किसी मूल रंग में काले रंग की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे तो वो आपका शेडो कहलाएगा। ठीक, ये आपने क्या देखा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिंट। यानी कि आप किसी भी रंग में अगर सफेद रंग मिला रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, टिंट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी रंग में काला रंग मिलाने को क्या कहते हैं? क्या उसे टिंट कहते हैं, शेडो कहते हैं, ह्यू कहते हैं? तो आपने अभी अभी टिंट देखा, अभी अभी ह्यू भी सुना आपने। वो क्या कहलाता है, शेडो कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, जरा ध्यान रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर करते हैं? क्या फर्नीचर को ढकने के लिए उपयोग करते हैं? क्या आप फर्श बिछावन में उपयोग करते हैं? क्या आप पलंग पर बिछाने के लिए करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? अगर हम बात कर रहे हैं अपहोल्स्ट्री तो ये आपके फर्नीचर को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है, या जो ये बारोक शैली है ये किस काल की है? काल तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बाकी ये कहाँ की है, इटली है की है या फिर फ्रांस की है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये जो बारोक शैली का काल है, क्या ये 1600 से 1900 है? क्या ये 1500 से 1750 है? क्या ये 1715 से 1775 है, या फिर 1775 से 1800 है? अगर हम बात कर रहे हैं बारोक शैली की तो ये जो है आपकी 1775 से लेकर 1800 के बीच की शैली है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। लंबी पुष्प सज्जा, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है? ये जो लंबी पुष्प सज्जा है आप इसे कहाँ के लिए उपयुक्त मानते हैं? क्या घर के मध्य में आप लंबी पुष्प सज्जा लेकर करेंगे, मेज पर करेंगे, घर के कोने में करेंगे, या फिर अलमारी पर करेंगे? ये जैसे आपका ये लंबी पुष्प सज्जा की बात की जा रही है, वैसे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, मुझे याद नहीं है किसमें पूछा गया था। तो वहाँ पर पूछा गया था कि जब आप खाने के मेज पर बैठते हैं तो खाने के मेज पर हमें पानी का जग कहाँ रखना चाहिए, किनारे पर, कहाँ पर? ऑप्शन जो भी था, तो आपको हमेशा पानी का जग बीच में रखना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट पर आप इसको ये मत लगा देना कि जो लंबी पुष्प सज्जा है उसे हमें मेज पर करना चाहिए। जी नहीं, हमें जो लंबी पुष्प सज्जा है वो घर के कोने पर रखना चाहिए। अगर आपके घर पे कोई फूलदान है, लंबा है, तो क्या आप उसे ले जाकर बीच में रख देंगे? नहीं। वैसे भी आपको पता है कि जो लंबी पुष्प सज्जा है वो हमारे घर के कोने में की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। ये हमारे क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं किस पर, पुष्प सज्जा पर। इसका मतलब अभी हमारा पुष्प सज्जा से एक दो क्वेश्चन और होगा। कुछ क्वेश्चन आज के, कल के क्वेश्चन जो होंगे लास्ट आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी बचे खुचे होंगे जहाँ भी बीच कुछ से हम उसको ढूंढ कर लाएंगे, और कल की क्लास आपकी होम मैनेजमेंट की लास्ट क्लास होगी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पुष्प सज्जा नहीं है। क्या टोको बाना नहीं है, मोरी बाना नहीं है, इके बाना नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? आपको पता है कि ये टोकोबाना, मोरीबाना, इकेबाना ये सारे के सारे जापान से संबंधित शब्द होते हैं, जिसमें ये जो मोरीबाना और इकेबाना है, मोरीबाना और इकेबाना ये दोनों ही आपके पुष्प सज्जा के प्रकार हैं। लेकिन ये जो टोकोबाना है, टोकोबाना क्या है,
टोकोबाना आपका ये पुष्प सज्जा नहीं है। ये जो जापान में पूजा घर होता है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है, मस्जिद होता है, चर्च होता है, उसी तरह से ये जो जापान में पूजा घर होता है, उसको ये लोग टोकोबाना के नाम से बोलते हैं या फिर टोकोबाना बोलते हैं। टोकोबाना के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए फिर ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।